बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद सुबह सवेरे। वेलकम बैक फरा वापस आ चुकी हैं और फरा ने एक जो है ना तवील छुट्टियां की हैं। फरा कैसी रही है आपकी छुट्टियां? तवील के ऊपर तवील थी ना, ये तो मैं इसलिए बहुत मजे की। कोई छुट्टी ऐसी भी होती है जो अच्छी ना हो? हाँ, नहीं ऐसी कोई छुट्टी। लेजी संडेज का हमने सुना हुआ है, और अगर वो लेजी मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज भी हो जाए तो वो तो एक बड़ा रिफ्रेशिंग भी और इसके साथ साथ एक बड़ा कंफर्टिंग, बड़ी फ्रेश होके आई हैं लग रहा है हमें। फरा को देख के हम भी बहुत मिस कर रहे थे, व्यूअर्स भी बहुत मिस कर रहे थे, और कई लोग पूछ भी रहे थे। फरा आपसे भी पूछ रहे होंगे? मुझसे तो मुसलसल ही पूछ रहे थे और मैं उन्हें कह रही थी हाँ बस अभी तभी बस आ रहे हैं। लेकिन हमजा एक छोटी सी ना बात के साथ मैंने ये छुट्टियों में एक चीज ऑब्जर्व की, वही जो हम बार बार बात करते हैं कि हम लोग बड़े कैजुअल हैं हर चीज के बारे में, जिसमें जिंदगी सबसे पहले है। बिल्कुल ठीक है। द लीस्ट वी केयर अबाउट जो है वो जिंदगी है, भले अपनी है भले किसी और की है। अच्छा, और ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। क्या हुआ इसमें? आपने ऐसा क्या देखा कि आपने ये फील किया और आप जो है इस बारे में बात करना चाह रही हैं? आपको अगर कहा भी जा रहा है ना, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं कि आप मास्क पहने, फासला इख्तियार करें, कोई करने के लिए तैयार नहीं है हमजा। बिल्कुल। और इसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं वो नाराज भी हो जाते हैं आगे से। आप किसी से कह दें तो वो नाराज भी हो जाते हैं, और अब हम देख ही रहे हैं कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। दूसरा पर आज यकम अप्रैल है, कल भी हमने शेयर किया था यहाँ पर लोगों के साथ कि ज़रा दिल गुर्दे के साथ आज का दिन आपने गुजारना है। कोई भी कॉल आ सकती है, कोई भी मैसेज आ सकता है, लेकिन तहम्मुल से उसको पढ़ें, सुने, मुस्कुराएं और आगे चलें। आज के दिन लॉटरी निकले तो एकदम छलांग ना मार दीजिएगा। खुदा ना खास्ता कोई और बुरी खबर सुनने को मिले तो भी एकदम से दिल पे ना ले लीजिएगा। थोड़ी सी तहकीक, तहम्मुल, क्योंकि लोगों को हमारे यहाँ जो है ना मजाक में और किसी को तकलीफ देने में, टॉर्चर करने के दरमियान जो हद फासिला उसका अभी तक उसका नहीं पता। वो जो बारीक सी एक लाइन है ना, उसको हम क्रॉस करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तफरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का कोई नुकसान ही हो जाए और वो शख्स जो मजाक कर रहा होता है उसके लिए भी पूरी जिंदगी का रोग बन जाए और वो परेशान रहे कि मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान। अंदाजा ही नहीं होता हमें। और हमजा कहते हैं, इसमें एक छोटी सी बात शेयर करते हुए हम हेडलाइंस की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको खुद तकलीफ महसूस होती है ना तो आप जिंदा हैं, शुक्र करें उसके लिए। लेकिन अगर आपको किसी की तकलीफ फील होती है ना तो उसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद इंसान भी जिंदा है। तो आपने ये नहीं देखना सिर्फ कि मैं जिंदा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। अगर आपको दूसरों की तकलीफ नहीं फील हो रही ना, तो जरा सा गौर कर लें कि अंदर मौजूद इंसान जो है उसकी क्या कैफियत है। बिल्कुल ऐसे ही। अब फरा सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वायरस की ही, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए कोशिशें तो कर रही है, मगर जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी महफूज नहीं हो सकती। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकता जब तक हम खुद अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। रमज़ा, मेरे लिए सबसे अलार्मिंग बात इसमें यह है कि जो लोग कल तक ये समझते रहे थे ना कि बच्चे इससे इन्फेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ मसला जो है उन लोगों का है जिनकी उम्र ज्यादा है, तो बच्चे इससे बहुत तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। अगर आज तक के ही हम बात करें ना हमजा, तो 15 साल तक के 19,367 बच्चे से पंजाब में मुतासिर हो चुके हैं। ये एक बड़ी तादाद है बच्चों की, जो कि 15 साल तक की उम्र के हम कह सकते हैं कि ये जवान जो बच्चे। हम कल भी शेयर कर रहे थे और ये बात हो रही थी कि 7 दिन का जो बच्चा है उसको वालिदा से जो है कोरोना का वायरस जो है वो मुंतकिल हो गया। उस बच्चे को फिर किम्स लाया गया, वहाँ बच्चे को दाखिल करवाया गया। अब ये आलमी वबा की हम बात कर रहे हैं, SOPs की भी बात कर रहे हैं, अमल करने को हम तैयार नहीं हैं। फिर हम देखते हैं कि शरह जो है मुस्बत केसेस की वो बढ़ती चली जा रही है। 9.93 शरह है। गुज़श्ता 24 घंटों की देख ली जाए 4,974 केसेस सामने आए गुज़श्ता 24 घंटों में, और 53,127 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। अगर हम बात करें जब आपसे मुल्क में कोविड की, और आपको पता है कि ये सख्त किस्म का वायरल है। एक अच्छी खबर ये है हमजा कि फाइजर ने ये दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है ये टोडलर्स यानी 12 से 15 तक ये जो बच्चे सारे, इनकी उम्र के बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बड़े लोगों से ज्यादा इफेक्टिव है। बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनी जिन बच्चों को लगाए गए, मगर हमारे यहाँ याद रहे कि अभी तक फाइजर और इस तरह की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी तो 50 साल से ऊपर वालों के सिर्फ रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है। 60 साल से ऊपर वालों को लग रही है। एग्जैक्टली। तो हम कैसे फिर इस मामले में गैर मोहतात हो सकते हैं? अपना नहीं तो अपनी बच्चों की जिंदगियों का तो हम सबको ही बहुत परवाह होगी। तो अगर अभी तक इसको आप नजरअंदाज करते रहे हैं तो अब हमें इसके बारे में जरा ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि थर्ड वेव जो है ये बड़ी तेजी से हर शख्स को अपनी लपेट में ले रही है। उसमें बच्चे बूढ़े की कोई कैद नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी
राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास भी गुज़श्ता रोज़ हुआ है, जिसमें मुल्क में कोरोना और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। एक तजवीज़ ये भी थी वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए, और वही हल होगा जिसे मुस्तरद किया वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद कराने की हिदायत की है। उनका कहना यह था कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। हालांकि वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, या लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो इस बारे में हमेशा से अपने इस सोच का नज़रिए का इजहार करते रहे कि लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार दोनों साथ साथ चलने बड़ी ज़रूरी है। सिंध हुकूमत की बात की जाए तो कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्म जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अप्रैल से तमाम शादी हॉल्स बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स में भी अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सूबे में कारोबारी मराकज़ जो है सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब में वबा से मुतासिर अब तक 10 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद हम टेंटेटिवली 1000 बता रहे हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 19,367 10 साल की उम्र तक के जो है 1000 तक है। लेकिन अगर उससे ऊपर के देखें तो बच्चों की तादाद जो है वो बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर हमने ऐसा ना किया कि हमने बच्चों को भी मास्क की तरफ ना लेके आए, बच्चों को भी हमने जो है मोहतात रहने के हवाले से ना बताया, उनको एजुकेट ना किया, तो हम एक बड़ी तबाही की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जो हम अडल्ट होते हैं उनका घर में भी आप देख लें तो आपका एक दूसरे से बहुत कम जो है फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा होता है, लेकिन बच्चा हर एक के पास जा रहा होता है। आप बच्चे को उठाते हैं, बच्चे को चूमते हैं, उससे प्यार करते हैं और वो पूरे घर के पास जाते हैं। तो ये बड़ी एक्टिव फेज ऑफ लाइफ होता है। उन्होंने स्कूल भी जाना है, उन्होंने एग्जाम भी देना है, उन्होंने बाहर भी जाना है, खेलना भी है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 60% तकरीबन आबादी जो है हमारी वो यंग पॉपुलेशन है, जो बच्चे तो नहीं कह सकते लेकिन तकरीबन इस एज ब्रैकेट के आसपास हैं। तो हमें इस बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल खराब हो रही है। बिल्कुल, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, क्या फैसले किए जाएंगे, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग शाहवानी साहब, इस वक्त बलूचिस्तान में आप हमें बताइएगा कोरोना की सूरत हाल क्या है। हम बाकी सूबों के हवाले से तो देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में भी टेस्टिंग वैसी हो रही है और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है? SOPs पे तो अमल दरामद हमने शुरू कर दिया है। सरकारी जितने ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हमारा सरकारी अमला है वहाँ पर तो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है। लेकिन पब्लिक के लेवल पे अभी एज सच आवाम जो है SOPs ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं और कोरोना को जो है ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। पिछले साल मार्च में इन्हीं अयाम में हमने लॉकडाउन भी लगा दिया था और लोगों में एक खौफ थी और उसको सीरियस ले रहे थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। और थर्ड वेव जो है इस वक्त खसूसन पंजाब में, KPK में, कराची में केसेस बढ़ रहे हैं। तो वो मीडिया पे जो एक सूरत हाल बनी हुई है और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं खसूसन पंजाब के, तो उसको देखते हुए लोग थोड़े सेंसिटाइज जरूर हुए हैं। लेकिन मजीद बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो SOPs है वो ऑब्जर्व करा सकें। और इस सिलसिले में कोयटा में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पे फरवरी के मुकाबले में मार्च में हमारे केसेस में 3 गुना इजाफा हुआ है और इसमें 72% केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं। और इस सूरत हाल को बांधते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 10 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट कोयटा की सतह पे जो हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज हैं, स्टेडियम्स हैं, जिम्स हैं या पार्क्स हैं, 6 बजे के बाद उसको तो हमने बंद करने का फैसला किया। और साथ ही परसों कोयटा में लोगों के इज्तिमात पे हमने पाबंदी आयद कर दी है। 1 साल से जो हम कूप कर रहे हैं कोरोना के साथ, या जो मीटिंग्स में मैं बैठता रहा हूं और कोरोना को 1 साल से जो है जो रिपोर्ट कर रहा हूं, वो तजर्बा मुझे ये बताता है, हम सबको ये बताता है कि कोरोना अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, ये कहीं भी फौरी तौर पे मल्टीप्लाई हो सकती है केसेस। फर्स्ट वेव में भी आपको सामने यही सूरत हाल थी, सेकंड वेव में भी ये हुआ। अभी केसेस बिल्कुल थम गए थे, लेकिन फरवरी के एंड में और मार्च के अवाइल में केसेस अगेन नमूदार होना शुरू हुए और थर्ड वेव सामने आई। तो उस तमाम सूरत हाल का हम जायजा ले रहे हैं और अभी तो हम बलूचिस्तान के अवाम को गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, इल्तिजा और अपील कि वो SOPs पे अमल दरामद करें। अगर नहीं करते तो फिर केसेस बढ़ने की सूरत में जो हमने अब एक फैसलों का आगाज कर दिया है, ये आगे बढ़ते बढ़ते
स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। बिल्कुल सही शाहबानी साहब, लोग अब इस चीज़ पे भी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन एंड स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ अब बड़ी तेज़ी से वैक्सीन जो है वो फराहम कर रही है अपने लोगों को, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल और जरिया है जिसके ज़रिए से कि हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? कोरोना वैक्सीन लगने का अमल कहाँ तक पहुँचा है? उसमें कितने अफराद हैं जिनको अब तक वैक्सीन जो है मुहैया की जा चुकी है, और इस बारे में सूबाई हुकूमत का आपका प्लान क्या है? देखिए, फर्स्ट फेज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिसकी तादाद 22,000 हमने रजिस्टर कराई थी, लेकिन वैक्सीन कम होने की वजह से 16,000 हेल्थ केयर वर्कर्स अब तक हमने वैक्सीनेट किए हैं, और सेकंड जो डोज है वो अमल भी वहां पे जारी है। और उसके अलावा जो हमारे 60+ एज ग्रुप है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो है हमने गुजारिश किया था कि कम से कम 1 लाख जो डोजेज हैं फेडरल गवर्नमेंट वो हमें प्रोवाइड करे, लेकिन 15,000 जो वैक्सीन के डोजेज हैं साइनोफार्म के वो हमें प्रोवाइड किए गए। तो उसके रजिस्ट्रेशन में नादरा की तरफ से जितनी प्रॉम्प्ट रिस्पांस होनी चाहिए थे वो भी कम है। 1166 पे रजिस्ट्रेशन का अमल थोड़ा जो है सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन लोग जो रजिस्टर करा रहे हैं 1000 के करीब जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। अलगर्ज के बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे बलूचिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और प्लस कोयटा में 3 मास वैक्सीनेशन सेंटर हमने स्टैब्लिश किया और वेल स्टैब्लिश किए हैं, जहां पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ जो है अमला भी मौजूद है। इसके अलावा 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर पूरे बलूचिस्तान में वो भी हमने स्टैब्लिश किए हैं। लेकिन इस तमाम फैसिलिटीज के बावजूद जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने ये सेंटर स्टैब्लिश किए, जब तक वाफिर मिकदार में हमारे पास वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती उस वक्त तक जो है सारे लोगों को हम वैक्सीनेट भी ज़ाहिर नहीं कर सकते, और ये सेंटर्स जो है इसी तरह वीरान रहेंगे। ठीक है लियाकत शाहबानी साहब, अब तो सूबों को भी वैक्सीन दरामद करने की इजाजत मिल चुकी हुई है और सूबे दरामद कर भी रहे हैं। हम सिंध की जानिब से कुछ हिकमत अमली देख रहे हैं, उन्होंने पैसे भी जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। क्या बलूचिस्तान हुकूमत भी कुछ इसको प्रोक्योर करने की हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर रही है, खुद से मंगवाई जाएगी वैक्सीन? बलूचिस्तान में जो है हमारे पास जो फाइनेंस में जो बजट में पोजीशन है वो बड़ी टाइट है। अब जून भी आने लगा है, हमारे अपने डेवलपमेंट के जो स्कीमात हैं उनको फाइनेंस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा कोई 80-82% जो ओवरऑल बजट है वो तो नॉन डेवलपमेंट में चला जाता है, जिसमें जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहें हैं और उनके पैकेजेस हैं, उनके अलाउंसेज हैं, उनके पेंशंस हैं। जो बाकी थोड़ा सा रकम बच जाता है वो हम डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। और डेवलपमेंट पे भी क्या कि बलूचिस्तान आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी आधा पाकिस्तान है, और आधे पाकिस्तान के लिए हार्डली हमारे पास 100 अरब रुपए वो भी ये इस गवर्नमेंट में हमने इस तरह अरेंजमेंट किए कि बच जाते हैं। तो मुश्किल सूरत हाल है हमारे लिए, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि अपने लोगों को हम तरह कथन नहीं छोड़ेंगे, बाहर सूरत कोशिश करेंगे कि समहाउ हम भी अपने तौर पे कोई प्रोक्योरमेंट कर सकें। लेकिन अभी तक एनसीओसी में हमारे साथ ये कमिटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का कि बलूचिस्तान को जो नेक्स्ट अब वैक्सीन उनको जो दस्तयाब होगी उसमें बलूचिस्तान को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और फिलहाल अब ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे कि वो हमें जो है मैक्सिमम जो तादाद में ये डोजेस फराम करें। और ये अमल जारी है। इंशाअल्लाह किसी मरहले पे आके अगर हमने महसूस किया कि वाकई खुदा न खास्ता की बहुत इमरजेंसी और हमें जरूरत है प्रोक्योरमेंट की, तो फिर अपने आवाम के लिए फर्स्ट फेज में भी जब लॉकडाउन हुआ हमने राशन फरामी में कतई कोई कोताही नहीं की। मास्क खरीदारी में या वेंटिलेटर्स या आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर जो स्टैब्लिश करने थे डॉक्टर साहबान को बोनसेस, हमने हमारा कमिटमेंट था कि अपने लोगों को कथन इमरजेंसी की सूरत हाल में तरह नहीं छोड़ेंगे। अभी इंशाल्लाह हमारी यही कमिटमेंट है। ठीक है शाहबानी साहब, कोरोना के बारे में एक चीज़ कही जा रही है कि न्यू नॉर्मल है। अब आप ये तो नहीं सोच सकते कि ये जब होगा तब देखा जाएगा। हम 1 साल से इसको देख रहे हैं कि इसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। सो ये भी बता दीजिएगा कि अब जबकि थर्ड वेव जो है उसमें इतनी तेज़ी से इजाफा हम देख रहे हैं नंबर्स केसेस में, तो उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद है, उसमें वहाँ पर हमारी ज़ाहिर है हर एक शख्स की कोशिश होती है कि इस माह मुबारक से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करे। तो कोई ख़ुसूसी SOPs भी तरतीब दिए गए हैं, और उस हवाले से क्या आपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले लिए हैं, आगाह कर दिया है लोगों को, जो चीज़ें इन प्लेस हैं? जी बिल्कुल, तरतीब दिए गए हैं। बलूचिस्तान में हमारे NCOC के तर्ज पे है BCOC, जो डेली
बेसिस पे कोरोना की तमाम जो सूरत हाल है उसको इवेलुएट कर रही होती है और डेली वो रिपोर्ट जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो है सबमिट कर रही होती है। वीकली भी उनका रिपोर्ट वो इवेलुएट करके कंपाइल करके भिजवाते हैं। तो उसमें एसओपीज पे खसूसन रमजान में फिर रमजान बाजार हमने स्टैब्लिश कर रहे हैं लोगों के लिए। रमजान में जो टाइमिंग है जिसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है मार्केट्स में, उस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हम एसओपीज पिछले रमजान में भी हमने लागू किए थे उनको भी सामने रखते हुए मजीद उसको मॉडिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, उसको बेहतर अंदाज में काबिल अमल बना के लोगों से गुजारिश भी करेंगे और उस पर अमल दरामद को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत शवाली साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर एसओपीज़ पर अमल दरामद हुकूमत भी करवाए और लोग खुद से तो एसओपीज़ पर जो है अमल दरामद करने की कोशिश लाजमी करें, वरना ये ना हो कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और हम फिर से बहुत परेशान हो जाए। बिल्कुल। और हमजा, ये जो वबा इसने हमें एक और चीज़ सिखाई हुई है कि ज़िंदगी की और दुनिया की पेस रफ्तार के साथ चलना पड़ेगा। हम अभी तक उसी मेथड एंड कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं जो पहली वेव का था। ये जो थर्ड वेव है इसने हमें बता दिया है कि अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो वबा जो है वो उस घर का मसला है, उनको हो गया, तो खुदा ना खासा ये ना हो कि बहुत देर हो जाए हमें। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप किसी को देखें कोई शख्स बहुत एहतियात कर रहा था फिर भी उसको कोरोना वायरस हो गया है, तो ये ना सोचें कि एहतियात करने के बावजूद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहीं पर कोताही की है जहां पर जिस वजह से उनको भी कोरोना वायरस हो गया। तो आप लोग कोताही ना करेंगे, मसला दूसरों की बेहतियाती से भी हो जाता है। हाँ। ये इसमें जो एक दूसरे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए तो हम बार बार बात करते हैं, बहुत ज्यादा है। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी भी, जहां हमने शुरू किया कि अगर खुद को तकलीफ होती है तो आप तो जिंदा हैं, लेकिन अगर दूसरे की तकलीफ महसूस नहीं होती, उसका एहसास नहीं होता, तो फिर अंदर मौजूद इंसान जिंदा नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं और फरा बात करते हैं जो कराची के ट्रांसपोर्ट से सताए हुए शहरी थे ना, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। शहर कायद में पहली इलेक्ट्रिक बस जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और वो जो है अब फराटे भरेगी। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। इसलिए कि इस खबर से जितनी खुशी कराची के रहने वालों को होगी उतना हम सब लोगों को भी होगी, जो कि हमेशा से रोना रोते रहे हैं कि शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है, शहरियों को बहुत तकलीफ और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि शहरियों की खटारा बसों से जान छूट रही है और उसके बदले में जो आ रही हैं वो नई नवेली इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि आरामदेह भी हैं और उसमें डेफिनेटली सफ़र की ज़्यादा सहूलतें भी हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने ये इफ्तिताह किया। अच्छा, इसके दो फायदे हैं फरा, आप देखें ना, एक तो ये है कि कराची वालों को नई बस मिल गई और ये उम्मीद अब आई कि जी के कुछ अच्छी ट्रांसपोर्ट जो है उनके भी हिस्से में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक बस है, हमें जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं और जो हमारी फजा जो है इतनी ज्यादा खराब हो जाती है उससे भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बारिश का पहला कतरा जो है ना वो मुश्किल होता है, उसके बाद रेस्ट जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। जब आप एक हेल्दी कंपटीशन की बुनियाद रख देते हैं तो फिर एक अच्छा माहौल जो है वो खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है। लेट्स होप एंड विश कि ये भी बारिश का पहला कतरा साबित होगा, जिसके साथ सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये जो आलूदगी समेत मुख्तलिफ मसाइल हैं इनका हल होगा। सो बात करेंगे इस हवाले से वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से, जो हमेशा बड़े विजिलेंट रहे हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स पे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, फरमाइएगा कि कराची में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से कितना बड़ा कदम है, आप इसको कितना कहाँ रेट करेंगे? इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जो हमारा यहाँ पे पोल्यूशन है उसका जो 35% है वो सिर्फ आता है ये कंबस्शन इंजन से, यानी ये जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, इससे आता है। तो इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम होगा अगर हम अपनी जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारा कंबस्शन इंजन है, उसको रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। तो ये अभी तो खैर एक सिंबॉलिक ही है, सिंध गवर्नमेंट का जो काम है, जो एक बस अभी जो है वो चलाई गई है और वो भी प्राइवेट में, ये सिंबॉलिक है, लेकिन ये बड़ा मुस्बत जो है वो एक फैसला है। इसका मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एम्ब्रेस कर रही है टेक्नोलॉजी को। और देखिए, कराची जैसा जो शहर है उसके जो मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं अब अगर आप एक बहुत उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो उसको इस्तेमाल करें और उसको इन्फोर्स करें वहाँ पे। मिसाल के तौर के ऊपर गाड़ियां हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लेकर के जाएं। इसी तरह से जो हमारी पुलिस की सर्विलेंस है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है कराची में, वो हम पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी यूनिट क्रिएट करें और ड्रोन जो है वो मॉनिटर करें स्ट्रीट्स को।
इसी तरीके से वेस्ट का जो वहाँ पे मामला है या पानी का मामला है, ये मामले सिर्फ तभी हल हो सकते हैं अगर वहाँ पर हम एक भरपूर टेक्नोलॉजी एफर्ट करें। और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार है सिंध गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि वफाक और सिंध जो है कुछ इश्तराक कर रहे हैं जिसका समर आवाम को मिलेगा। क्या ये उसी चीज़ की, ये उसी मंसूबे की एक कड़ी है? ठीक है, सिंबॉलिक है, आगे जाकर इसको कितना एक्सपेंड किया जाएगा? नहीं, ये तो एक प्राइवेट मंसूबा है, ये इसके ऊपर तो अभी तो बहुत दूर बात है। और मेरी मुराद अली शाह साहब से एक शादी में बात हुई थी, मैंने कहा था कि आप इस तरफ कदम बढ़ाएं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके साथ पूरा ताउन करने को तैयार है। आप सिंध गवर्नमेंट के साथ जो है वो अगर उनकी दिलचस्पी हुई और उन्होंने हमें अप्रोच किया तो डेफिनेटली हम उनको ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं और जो कन्वर्जन करनी है उसके ऊपर पूरी मदद करने को तैयार है। हमारे पास सारा फ्रेमवर्क बना हुआ है, हमारे पास सारा इसका जो सिस्टम्स है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन प्लेस है, तो वो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने दिलचस्पी किया तो जरूर हम इनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब, अभी 23 मार्च परेड में भी आपका वजारत का जो फ्लोट था उस पर हाईलाइटेड जो चीज़ थी वो इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो डिस्प्ले की गई थी और इस हवाले से बहुत सारी बातें भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भी इलेक्ट्रिकल बसेस की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो आप बताइएगा कि ये कब तक ये पाए तकमील तक पहुँचेगा ये मनसूबा? ऐसा कोई मनसूबा कहाँ तक, किस स्टेज पर मौजूद है? हम ये इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर कब देख सकेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये दो कंपनियां हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। एक तो स्पेवन कंपनी थी चाइना की और एक ये यूरोजोन में कंपनी है जर्मनी की। इन दोनों ने हमारे साथ एमओयू साइन किया था और अभी जो है असल में पाकिस्तान के अंदर जब हमने यहाँ पे हुकूमत संभाली थी तो जाहिर है उस वक्त तक तो बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं थी। अब हम जब वो पॉलिसी वगैरह लेके आए हैं तो अब एक इस तरफ जो है वो इक़दाम शुरू हुए हैं। पहले थोड़ा ये मैंने जो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को यही कर रहा हूँ कि हम एक कल्चर क्रिएट करें, थोड़ा हम इंपोर्ट अलाउ करें ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे आएँ और एक हमारा कल्चर डेवलप हो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह पहले जो है वो असेंबलिंग शुरू होगी और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पास हिस्सा बने और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और इस चीज़ को देखें ना कि अच्छा काम हुआ है, उसको सराहा जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। फवाद चौधरी साहब सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, तो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो होंगी ताकि गाड़ी जो है वो तब्दील की जा सके। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि पाकिस्तान जो है 21वीं सेंचुरी में दाखिल हो इस तरह से कि हम ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर बाहर से ही ना से मंगवा रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो और हमारे यहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो है वो फिर ऐसे ही है और कुछ फ़ायदा आवाम को भी होगा इससे। और हम तो देख रहे हैं कि अगर सोलर से चल रहा हो क्या ही बात है, पूरा दिन चले बैटरियों में, क्या ख्वाब है ना हमारे। ख्वाब अच्छे हैं, देखने भी चाहिए। खैर आज जो है हमने ड्रीम बिग। हाँ बिल्कुल, और क्यों नहीं, जब हम फवाद चौधरी साहब को देख रहे हैं कि वो इतने एक्टिव है इस मामले में तो उम्मीद ज्यादा जो है ना बढ़ जाती है कि ये वाकई जल्द अज जल्द हो सकता है। और हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर स्टे विद अस।